Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Summer IAS. I hope you all are doing well. सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में सब लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ मई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन किस तरह से बनाए जा सकते हैं, एमसीक्यू किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग में इस डाटा का इस्तेमाल अगर कहीं करना है तो किस तरह से करना है ताकि एक इफेक्टिव और एक अच्छा आंसर लिखकर तैयार हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। तो काफ़ी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन शुरू करते हैं 5 मई 2024 का के करंट अफेयर्स। तो पहला समाचार ये है कि केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर, ओनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाकर रखा हुआ था उसको फाइनली अब लिफ्ट अप कर लिया गया है। उस बैन को अब ख़त्म कर दिया गया एंड देश भर के जो प्याज उगाने वाले किसान हैं या फिर प्याज का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, अब उनके पास में ये परमिशन है, ये इजाज़त है कि अगर वो चाहें तो देश के बाहर भी प्याज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे अपना जो भी पैसा वगैरह वो कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं। ये प्याज एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो बैन लगा हुआ था ये पिछले साल दिसंबर 2023 में यानी कि लगभग 6 महीने पहले लगाया गया था। ये बैन लगाते वक्त केंद्र सरकार ने दो वजूहत या दो रीजंस बताए थे इस बैन को लगाने के। सबसे पहला उन्होंने बोला था कि भाई हाई फूड इन्फ्लेशन, जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले साल मानसून कोई बहुत अच्छा नहीं आया था। मानसून अच्छा नहीं आया था तो उसके चलते ना तो फसल बहुत अच्छी हुई और साथ ही साथ जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसकी खेती बाड़ी में भी काफ़ी असर पड़ा था। तो क्योंकि सब्जियां जो उगाई जाती हैं उस पर असर पड़ा था, मार्केट में उनकी सप्लाई में थोड़ी सी कमी थी, इसके चलते उनके दाम बढ़े हुए थे और खाने पीने की सामान ओवरऑल पिछले साल अगर आप बात करो तो जनरली उनका दाम ज़्यादा था। तो ये दाम और ज़्यादा ना बढ़ जाए, प्याज एक्सपोर्ट करने के चलते अगर बाहर व्यापारी को अच्छे दाम मिल रहे हैं और पता चला कि उसने काफ़ी बड़ी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट कर दिया और देश में प्याज की कमी हो गई तो फिर ये इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता। तो इससे बचने के लिए, ऐसी परिस्थिति ना बने, इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये बोलते हुए कि भाई खाने पीने के सामान जो हैं उनके दाम पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो जाए, इसको रोकने के लिए हम लोग इसको बैन कर रहे हैं। तो पहला रीज़न इन्होंने बताया था हाई फूड इन्फ्लेशन। दूसरा इन्होंने कारण बताया था सप्लाई वरीज। इनका कहना ये था कि एक तो पहली मानसून खराब आया है, उसके चलते खाने पीने के सामान का जो दाम है वो बढ़ा हुआ है। दूसरा, अगर कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कहीं पे कोई बेमौसम की बरसात हो गई, कोई और परिस्थिति बन गई और जो बाकी अभी प्याज वगैरह उगाई जा रही है इसके दाम अगर और ज़्यादा, इसकी अगर जो सप्लाई है वो अगर किसी वजह से अगर इम्पैक्ट हो गई और तो उसके चलते फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पता चला अपन ने काफ़ी बड़ी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट कर दिया बाहर ये सोच के कि अभी कुछ दिनों में नई फसल आने वाली है और पता चला किसी वजह से अगर वो जो सप्लाई होने वाली थी उसमें कोई दिक्कत आ गई, इन दैट कंडीशन भी जो प्याज के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर लोगों की जेब के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और प्याज एक ऐसी चीज़ है कि चाहे जनरली जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में कंजम्पशन करते हैं और नॉन वेज में तो खैर ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पड़ता ही है। इसके बिना जनरली खाना जो है भारत में कंज्यूम नहीं किया जाता या नहीं बनाया जाता। एंड मज़े की बात यह है कि चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, सब जगह यही स्थिति है। तो प्याज के दाम बढ़ने से फिर त्राई त्राई होती है और इससे काफ़ी इश्यूज़ वगैरह बनते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल इसको दिसंबर के महीने में इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। मगर अब जो है इस बैन को फाइनली लिफ्ट कर लिया गया है और अब लोगों को ये इजाज़त है कि अगर वो चाहें तो इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सवाल उठेगा कि अभी ऐसा क्या हो गया कि भाई आपने इस बैन को लिफ्ट कर दिया है या फिर अभी ऐसी क्या परिस्थितियां क्रिएट हो गई। मानसून पिछले साल का खराब हुआ था, बारिश तो अभी भी नहीं आई है, फिर अभी ऐसी क्या वजह बन गई कि आपने जो है इस बैन को लिफ्ट कर दिया। इसके पीछे की दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि लोकल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो पिछले 2-3 महीनों से लगातार जो ओनियन की सप्लाई हो रही है, ओनियन की जो डिमांड है और ओनियन का जो प्राइस है वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रहा है। यानी कि अगर आप ऑन एन एवरेज पकड़ कर चलें तो देश में जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ पर पिछले लगभग 2 से 3 महीनों से प्याज का जो रेट है 15 रुपये प्रति केजी बना हुआ है। इसमें 2-1 रुपये ऊपर नीचे वो होता रहता है, इससे ज़्यादा जो है डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा।
अब अगर 2 से 3 महीने लगातार प्याज का या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जी का प्राइस अगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसकी भाई जो सप्लाई है वो स्टैटिक बनी हुई है, उसकी सप्लाई में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही, या फिर इसकी जो डिमांड है वो ना तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना बहुत तेज़ी से घट रही है। तो यहाँ पे पहली चीज़ इसको लेकर केंद्र सरकार जो है एकदम अब क्लियर हो गई है कि प्याज की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली आने वाले 2-3 महीनों में भी, एंड साथ ही साथ इसका जो दाम है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहली जो चिंता थी जिसके चलते बैन लगाया गया था वो खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो प्याज का एक मेजर ग्लोबल सप्लायर है, यानी कि हम अगर वैश्विक पटल पर बात करें, ग्लोबली अगर बात करें, तो इंडिया बहुत बड़े सप्लायर्स में से एक है ओनियन के। हमारे अलावा दो और लोग ऐसे हैं या दो और देश ऐसे हैं जो ओनियन के बड़े सप्लायर माने जाते हैं, एक है इजिप्ट, दूसरा है पाकिस्तान। जिस वक्त हम लोगों ने बैन किया था दिसंबर के महीने में ओनियन, तो उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इजिप्ट ने भी अपने ओनियंस को के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था और पाकिस्तान ने भी अपने ओनियंस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। इसके चलते हुआ ये कि अभी तक की जो परिस्थितियां बनी हैं, ऑब्वियस सी बात है जितने भी अगर आपके मेजर सप्लायर हैं अगर वो सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। अब इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है कि जिस चीज़ की कमी हो गई है और जिसकी डिमांड बढ़ गई है उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। इंडिया ने भी अपने ओनियंस बैन कर दिए थे, इजिप्ट ने भी अपने ओनियन बैन कर दिए थे और पाकिस्तान ने भी अपने ओनियन बैन कर दिए थे। नतीजा ये निकला कि ग्लोबल मार्केट में प्याज का दाम लगभग 300% बढ़ चुका है। ठीक है जी, प्याज का दाम लगभग 300% के आसपास बढ़ चुका है। यानी कि वो प्याज जिसको अगर हम लोग नवंबर दिसंबर के महीने में एक्सपोर्ट करते तो उस पर अगर 100 रुपये कमाते, उसी को अगर आज एक्सपोर्ट करें तो उसके ऊपर 300 रुपये कमाएंगे, सेम जो भी आपका अमाउंट है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए जो ग्लोबल मार्केट में प्याज की कीमत लगभग 300% बढ़ गई है, इस परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए इजिप्ट ने और पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने जो बैन थे उनको लिफ्ट कर लिया है और अब ये काफ़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। तो हम भी इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, हम भी अब यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर बढ़ी हुई अमाउंट से अच्छा खासा पैसा कमा सकें, हमारे भी किसान और व्यापारी इसका बेनिफिट ले सकें, इसको ध्यान में रखते हुए फाइनली केंद्र सरकार ने ये सारी बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर किया और अब जाकर इन्होंने डिसाइड किया कि ये बैन को अब खत्म करने का वक्त आ गया, बैन को लिफ्ट कर लेते हैं। तो ये वजह है जिसके चलते बैन लिफ्ट किया गया। इसके अलावा एक बात और भी है, अगर हम लोग ये सोचें कि पाकिस्तान कितना अपना ओनियन सप्लाई कर लेगा या फिर इजिप्ट भी कितना ओनियन सप्लाई कर लेगा, ये बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं ग्लोबल मार्केट में ओनियन के, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट इंडिया की सामने अगर आप बात करोगे तो इंडिया इनसे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा जो है प्लेयर है, चाहे इजिप्ट की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो। इनके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरी दुनिया की डिमांड को ये सप्लाई कर सके। तो कहीं ना कहीं जब तक इंडिया अपने प्याज एक्सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वैसे भी ये जो इन्फ्लेशन है 300% का, वो हो सकता है इजिप्ट और पाकिस्तान की सप्लाई करने से 25-50% कम हो जाए, बट ये इन्फ्लेशन घटेगा नहीं, दाम जो है वो हाई रहेंगे ही रहेंगे। अब अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये सोचेंगे यार थोड़ा वक्त और रुकते हैं और प्याज के दाम और बढ़ने देते हैं, क्या पता कल को 500% हो जाए इन्फ्लेशन बढ़ के, तो जो चीज़ आज 100 रुपये में बेच रहे थे उसी को पता चला था 500 रुपये में बेच के 400 रुपये का प्रॉफिट कमाएं। सो इस तरह से भी सोचा जा सकता है। मगर प्याज के केस में ये बात इसलिए लागू नहीं होती, हम लोग इतना लंबा इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि प्याज मैक्स टू मैक्स 5 से 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा हम इसको स्टोर कर रख नहीं सकते। अगर इससे ज़्यादा हम लोग अपने गोडाउंस में इसको स्टोर करके रखने लगेंगे तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर स्टोरेज के लॉसेज होने लगते हैं। पता चला आपने 100 कुंटल के करीब प्याज जो है स्टोर करके रखा था और 8 महीने तक आपने जो है उसको गोडाउन में पटक के रखा हुआ है, ये सोच के कि इंटरनेशनल मार्केट में भी दाम और बढ़ने तो उसके बाद में हम लोग इसको निकालते हैं। पता चला कि 100 कुंटल में से 10 कुंटल खराब ही हो गया उसके चलते, और 90 कुंटल जो है माल आपके पास में बचा है और वो भी अब उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, स्टेल हो गया है, तो उसके भी आपको वो दाम नहीं मिल रहे जो पहले मिल सकते थे। तो एक तो ये वजह भी है कि अभी हम लोग इसको और ज़्यादा जो है लंबे वक्त तक अगर लटका कर रखते और अपना अगर प्याज एक्सपोर्ट के लिए बाहर नहीं निकालते तो जो प्याज अभी हमारे गोडाउंस में स्टोर्ड है, जो आपकी लास्ट फसल आई थी, वो अब खराब होना शुरू हो जाएगी। स्टोरेज लॉसेस बढ़ेंगे तो पता चला ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो कमाना चाहिए वाजिब तौर पर वो भी ना कमा पाए। एंड इसके अलावा नई फसल भी अभी आने वाली है तो फिर उसके पहले गोडाउंस वगैरह को खाली कर लेना भी बेहतर है। इस तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक तीर से दो शिकार होने वाली बात हो जाती है। एक तो हम लोग कमा भी लेंगे इस वक्त में जो दाम बढ़े हुए हैं उसकी अपेक्षा उसकी मदद से, और दूसरी बात ये कि हमारे गोडाउंस वगैरह के ऊपर से प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा, नई फसल के लिए उनको फिर जो है आप तैयार कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। एंड ये एक ऐसा स्टेपल और ये ओनियन जैसे कि मैंने
पहले भी बताया था कि किचन का स्टेपल है, इसके बिना खाना नहीं बनता। चाहे भारत हो चाहे दुनिया में कोई दूसरा देश हो, मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस ऐसे हैं जिनकी खाने में प्याज पड़ता ही पड़ता है। तो इसके चलते इसकी डिमांड वगैरह जो है अच्छी खासी बनी हुई है। सप्लाई अगर करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गुडविल भी बनेगी हमारी, इससे हमारा जो है नाम भी बढ़िया होगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते फाइनली इसकी सप्लाई अब ऑन की जा रही है। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर एक कंडीशन लगा के रखी हुई है। इनका कहना यह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी आपका फार्मर या फिर व्यापारी ओनियन का एक्सपोर्ट करेगा, उसको इस बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम जो एक्सपोर्ट की कीमत रहेगी वो $550 प्रति टन रहने वाली है। यानी कि अगर आप 1 टन ओनियन सप्लाई कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम $550 की कीमत पर करोगे, इससे कम पे नहीं। इससे ज़्यादा पे करना चाहते हो, इससे ज़्यादा पे कोई खरीदने को तैयार है, अच्छी बात है, मगर $550 से कम की रेट पर हम लोग अपना ओनियन नहीं बेचेंगे और इसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो कीमत है आपको 1 टन की, वो लगभग $770 के आसपास पड़ेगी। इससे कम में आपका जो ओनियन है बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, इससे कम में किसी को हम एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। तो अगर कोई आपके इस तरीके के कस्टमर्स हों जो $770 प्रति टन के रेट पे खरीदने को तैयार हो, जिसमें $550 एक्चुअल कीमत है और 40% आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तभी जो है आप बेचो, वरना नहीं बेचो। इसके करने के पीछे की वजह यह है कि अगर आपका $550 और उसके ऊपर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो एक तो इससे आपका किसान अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। $550 प्रति टन की अगर बात की जाए तो एक बहुत बढ़िया अमाउंट है, बहुत बढ़िया रेट है। भारत में अपन लोग इतना अच्छा रेट अपने किसान को नहीं दे पाएंगे अगर आप प्याज की बात करो तो। और 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि सरकार भी इसमें ठीक ठाक पैसा कमा लेगी। तो एक तो इससे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये ज़्यादा अगर किसान यहाँ पे बढ़िया पैसा कमाएगा तो फिर अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन का सीजन चल रहा है, सरकार से खुश होगा तो कहीं ना कहीं उसको वोट भी अच्छे खासे पड़ेंगे। एंड क्योंकि भारत का जो प्याज है, हमारा जो प्याज है वो टिपिकली थोड़ा छोटा होता है साइज़ में। साइज़ की अगर बात की जाए तो हमारा प्याज बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, जनरली लाल होता है और इसका टेस्ट बड़ा कमाल का होता है। भारत की मिट्टी की बात ही अलग है। तो इसके टेस्ट के चलते इसकी डिमांड इतनी बनी हुई है कि लोग बाग मरे जाते हैं हमारा प्याज खाने के लिए। तो $550 में खरीद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट ये $770 का जो पड़ेगा 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद, इसमें भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सरकार जो है यहाँ पे काफ़ी देख समझ के खेल रही है। राजनीतिक फायदा भी मिल जाएगा, किसान की जेब में पैसा भी आ जाएगा, अपना जो बड़ी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट होगा उससे गुडविल भी बनेगी, एंड अपने गोडाउंस के ऊपर से भी प्रेशर लूज होगा। नई फसल जो आएगी उसके लिए गोडाउन वगैरह तैयार हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। सो ये जो है अपनी न्यूज़ है। अब यहाँ से अपने काम का एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। सरकार ने यहाँ पे ये बोला है कि $550 प्रति टन से कम के रेट पर हम आपको नहीं बेचने देंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, सरकार उसका मिनिमम रेट जो है वो तय कर सकती है कि इससे कम के ऊपर आप नहीं बेचोगे। एक तो ये होता है ना कि एक एक्सपोर्टर है और एक इम्पोर्टर है, तो बाहर बैठा हुआ जो भी आदमी है और यहाँ पे भारत में बैठा हुआ जो भी आदमी है, वो डिसाइड कर ले आपस में ये कितने पे खरीदना है, कितने पे बेचना है। सरकार जो भी अपनी टैक्स या ड्यूटी लेनी है ले ले और उसके बाद उनका व्यापार चलता रहे। तो इसमें सरकार को दखल अंदाजी करने का अधिकार है या नहीं, कितने रेट पे बाहर आपका सामान जाएगा? तो जवाब हो जाता है बिल्कुल है। मिनिमम रेट जो है सरकार तय कर सकती है कि कोई भी सामान इससे कम पर नहीं बिकेगा। अब इस तरीके का जो पावर है वो इसलिए रखा जाता है ताकि किसी का जो है एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके, किसी तरीके का आप कह सकते हैं किसी के साथ में अन्याय ना हो सके। पता चला यहाँ पे आप किसी गरीब आदमी से जो है बहुत कम दाम में सामान खरीद रहे हो और बाहर ले जाकर उसको फिर काफ़ी बड़े दाम पर बेच रहे हो। सरकार का अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं हो तो फिर पता चले कि आपने 10 रुपये में किसी से सामान खरीदा और 210 रुपये में उसको बाहर ले जाके बेच दिया। तो आप तो अनशन प्रॉफिट कमा रहे हो, मगर सामने वाला जिसको उसके मेहनत की प्रॉपर कीमत मिलनी चाहिए उतनी कीमत मिल नहीं रही है, 10-10 रुपये पकड़ा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसलिए सरकार का इंटरफेरेंस ज़रूरी हो जाता है ताकि वो मिनिमम रेट डिसाइड कर सकें। तो याद रखिएगा, एक्सपोर्ट वगैरह अगर कहीं से सामान होता है तो उसमें सरकार के पास ये राइट है कि वो मिनिमम रेट डिसाइड कर सकती है। कितने आपको ड्यूटी कितनी लगानी है वो तो आप डिसाइड कर ही सकते हो, उससे तो आप पैसे कमाते ही कमाते हो, मगर कितने रेट पे बाहर बेचा जाएगा, कम से कम मिनिमम कितने रेट पे बेचा जाएगा, वो भी सरकार को डिसाइड करने का अधिकार है, ताकि किसी तरीके का कोई हरासमेंट, किसी के साथ में किसी तरीके का कोई अन्याय किसी भी छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ में, किसी के साथ में भी, प्रोड्यूसर के साथ में किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में अपने काम का कुछ नहीं है। मैक्सिमम बातें अपन ने सारी डिस्कस कर ही ली हैं। यहाँ से अपने को ये भी पता चल गया कि दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है और उसके बाद में इजिप्ट है, पाकिस्तान है। ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए तो उसका जवाब अब आपसे देते बनेगा। एंड इसके अलावा ये भी हमने बात कर ली है कि पिछले साल और इनफैक्ट अगर इस साल की भी
अगर शुरुआती 1-2 महीने की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ठीक-ठाक हाई रहा है, वजह अपना मानसून ठीक ना आना था। तो अगर कहीं पे मेंस में कोट करना चाहते हैं तो इस फैक्ट को आप कोट कर सकते हैं कि भाई मानसून जो था इस बार ठीक नहीं रहा, तो उसके चलते काफ़ी समस्या बनी है। प्याज़ का जो एक्सपोर्ट था उसको बैन वगैरह किया गया और ये सारी चीज़ें, ये सब बताती हैं कि मानसून पे हम कितना डिपेंड करते हैं। प्याज़ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स कौन-कौन से हैं अपने, तो हम हैं, और हमारे अलावा जो 2 और एक्सपोर्टर्स हैं उस पे भी हमने बात कर ली। प्याज मैक्स टू मैक्स 5 से 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है, उससे ज़्यादा इसको रखोगे तो स्टोरेज लॉसेस होते हैं, इसको डिस्कस कर लिया। एंड सरकार के पास ये राइट है कि मिनिमम कितने अमाउंट पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी वो डिसाइड कर सकती है। तो ये 4-5 बातें अपन ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर ली। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। अगला समाचार ये है कि यूनाइटेड किंगडम इज लेवरेजिंग अ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइंड विद इंडिया टू एक्सपैंड मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट स्पेशली इन मैरीटाइम डोमेन। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद पहले करके बताता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है ये समझ में नहीं आया होगा। तो समाचार ये कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम वाले कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भारत के साथ में साइन किया था उसका इस्तेमाल किया जाए और भारत के साथ में जितना हो सके मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ाया जाए। खास तौर पे जो मैरीटाइम डोमेन है या फिर जो नेवी है उसका जितना हो सके भारत के साथ में या फिर भारत की नेवी के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। फिर से एक बार समझ लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ने किसी ज़माने में भारत के साथ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या होता है मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा, बस फिलहाल इतना समझिए कि एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर कर अब यूनाइटेड किंगडम वाले कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारत के साथ में मिलिट्री टू मिलिट्री एक तो एंगेजमेंट बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पर नेवी की फील्ड में इस एंगेजमेंट को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। तो पहला सवाल तो ये कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल यूनाइटेड किंगडम वाले कर रहे हैं भारत की मिलिट्री के साथ में अपना संबंध और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और इससे इनको फ़ायदा क्या होगा, और नेवी के केस में और ये क्यों इंटरेस्टेड है। इन सारे सवालों के जवाब आप हम लोग एक एक करके तलाशते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और उसमें भी जो शब्द लॉजिस्टिक है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, लॉजिस्टिक का मतलब होता है, अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए तो रसद। अगर अपन कहीं पर अपनी फौज को बैठा के रखते हैं, जैसे चाइना के साथ में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लद्दाख में, 2020 से स्टैंड ऑफ जारी है, फोर्सेज अपनी खड़ी हुई है वहाँ पे, चाहे -50 डिग्री चली जाए सर्दियों में, चाहे गर्मियों में कितना ही टेम्परेचर चला जाए, भारत की सेना वहाँ पे डटी हुई है। अब जब आपने आर्मी को वहाँ पे स्टेशन करके रखा हुआ है, अगर फौज को वहाँ पे लगा कर रखा है, तो फिर सिपाहियों की ज़रूरत का सारा इंतज़ाम भी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ज़रूरत होती है आदमी की खाना, फूड हो गया, उसके बाद में वहाँ पे शेल्टर बनाना पड़ेंगे। अगर अपने इतने हज़ारों सिपाही वहाँ पे लगाए हुए हैं और इतना खतरनाक वहाँ पे वेदर होता है तो उनके रहने की अच्छी से व्यवस्था करना पड़ेगी। शेल्टर के बाद में कोई बीमार ना पड़ जाए, और अगर बीमार पड़ जाए तो फिर उसकी मेडिकल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है तो पूरे 24 घंटे जो है वो मतलब वहाँ पे सिर्फ ड्यूटी करता रहेगा, आपको उसके एंटरटेनमेंट की भी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी। इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ अपनी जो है वहाँ पे ऐसी भी व्यवस्था करना पड़ेगी कि सामने वाला अपने घर के साथ में कांटेक्ट में रह सके, टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये तो जो है बेसिक व्यवस्थाएं हो गई जिसकी ज़रूरत इंसान को वहाँ पे रहने के लिए पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पर आप अपने सिपाहियों को खड़ा करके रखे हुए हो, तो साथ ही साथ वहाँ पे वेपन्स हैं। उन वेपन्स को जो है सही तरीके से वहाँ के एक्सट्रीम वेदर के हिसाब से जो है मैनेज किया जा सके। आपका जो गोला बारूद आ रहा है, जो बाकी सारी सप्लाईज़ वगैरह आ रही हैं, वो सब कुछ जो है टाइम से आ सके। ये सारी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ये सब कुछ कहलाता है एक सिंपल शब्द में लॉजिस्टिक। तो अगर कोई भी 2 देश आपस में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इसका मतलब, और ख़ास तौर पे अगर मिलिट्री की फील्ड में अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर अगर दोनों देशों की सेनाओं को किसी चीज़ की ज़रूरत है और अगर कोई दोनों में से कोई भी देश अगर सप्लाई कर सकता है तो फिर वो सप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए अब जैसे यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया के साथ में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। अब सपोज कर लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम वाले अफ्रीका में या फिर गल्फ में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी नेवी अगर लेट से कोई ऑपरेशन कर रही है। अब पता चला कि उनकी वो ऑपरेशन बड़ा लंबा खिंच गया, जितना उनको लग रहा था उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग गया। अब उनके पास में खाने पीने के सामान की कमी पड़ गई, रसद की कमी पड़ गई, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये बोला कि यार इंडिया वाले जो हैं वो पास में ही हैं और इनके साथ में अपन ने लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो इनसे मदद मांग लेता है। तो फिर उन्होंने बोला कि साहब हमें जो है आप इतनी इतनी जो है सप्लाई
सप्लाई आप कर दीजिए, बाद में हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे, या जो भी जो है हम आपका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तो इंडिया वालों ने ये बोला ठीक है हम कर देते हैं सप्लाई आपको। तो इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर जो देश है उसकी अगर दूसरा देश रसद में या फिर किसी भी तरीके से लॉजिस्टिक की अगर में सपोर्ट करता है तो उसको हम लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कहते हैं। इसी को ऐसा समझ लीजिए कि अब यहाँ पे गल्फ में ऑपरेशन करते करते इनकी जो नेवी की शिप है उसमें कुछ दिक्कत आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने बोला कि साहब हमारी शिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम आपकी गुजरात का जो पोर्ट है या फिर गोवा का जो पोर्ट है वहां पर अपना जहाज लेकर आ रहे हैं, या मुंबई का जो पोर्ट है वहां पर लेकर आ रहे हैं, आप प्लीज इसको रिपेयर करवा दीजिए अभी, बाद में हम आपका पेमेंट वगैरह कर देंगे या जो भी सेटलमेंट है वो अपन कर लेंगे, और ये आप इसलिए कर दीजिए क्योंकि हमारा आपके साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है। इसी तरह से अगर लेट से इंडियन नेवी या इंडियन मिलिट्री की कोई अगर एक्टिविटी हो रही है यूरोप में या वेस्टर्न यूरोप में और पता चला अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर अपन ने इंग्लैंड वालों से मांग लिया यही बोल के कि यार लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर रखा है, आप हमारी प्लीज़ मदद कर दीजिए, बाद में या तो पेमेंट कर देंगे या फिर सेटलमेंट वगैरह कर लेंगे, और एग्रीमेंट साइन कर रखा है इसलिए आपसे मांग रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई दो देश हैं, एक देश ए है एक देश बी है, उनके बीच में ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट अगर होता है तो फिर दोनों देश एक दूसरे से लॉजिस्टिक में एक मदद मांग सकते हैं, चाहे वो रसद हो चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, इस तरीके की मदद वो एक दूसरे से मांग सकते हैं। इसी की डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट स्लाइड में कि लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या करता है, इट अलाउज फॉर द प्रोविजन ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन टू नेशंस। यहाँ पर इंडिया और आपका यूनाइटेड किंगडम है क्योंकि इन दोनों ने आपस में ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो यूके और इंडिया के रिस्पेक्ट में लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या करता है, ये अलाउ करता है दोनों देशों को एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, अगर एक दूसरे को किसी चीज़ की सप्लाई की ज़रूरत है तो सप्लाई देने के लिए, और अगर किसी सर्विस की ज़रूरत है तो सर्विस देने के लिए। साथ ही साथ दोनों देश जो हैं आपस में अगर चाहें तो ज्वाइंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, दोनों देश अगर चाहें तो आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के जो पोर्ट्स हैं उस पर दोनों की नेवीज विजिट कर सकती हैं, पहले आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है और उसके बाद में आप जो है विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कहीं पर लेट से ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन हो गया, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कुछ हो गया, और अगर आपको ह्यूमन असिस्टेंस के लिए या फिर डिजास्टर रिलीफ के लिए ऑपरेशन चलाना है, अब पता चला कि एक अकेला देश जो है उतना अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकता और दोनों देश अगर आपस में मिलकर करें तो ज़्यादा बेहतर तरह से ऑपरेशन हो सकता है। तो इस तरीके के डिजास्टर रिलीफ की और ह्यूमन असिस्टेंस के ऑपरेशंस भी जो है आप साथ में ज्वाइंट तरीके से चला सकते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर अच्छा रिजल्ट निकल कर आए। ये सारी चीज़ें हैं, ये इस लॉजिस्टिक या फिर सपोर्ट एग्रीमेंट में साइन हुई है। तो सपोर्ट की ज़रूरत है, सप्लाई की ज़रूरत है, सर्विस की ज़रूरत है, वो तो खैर यूनाइटेड किंगडम और इंडिया एक दूसरे से ले ही सकते हैं। अब यूके वाले क्या कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत में हमारे से ये कोशिश कर रहे हैं कि संबंध और बढ़ाए जाएं, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जितना हो सके वो करवाई जाएं, जितना हो सके अपने ट्रूप्स को आपस में ट्रेन किया जाए और दोनों की नेवी के जहाज़ एक दूसरे के पोर्ट्स पर विजिट भी करते रहें। इसकी मदद से होगा ये कि इंडियन मिलिट्री के साथ में इनका जो इसके पहले वाली स्लाइड में लिखा था मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगा, और वो लोग खास तौर पर ये चीज़ इसलिए चाहते हैं, वो चाहते हैं मैरीटाइम डोमेन में या फिर यूं बोलना चाहिए नेवी की फील्ड में जो है ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है करवाई जा सके। अब क्वेश्चन उठेगा कि चलो ठीक है समझ में आ गया कि हमारी जो है फौज के साथ में आप रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हो, हम मजबूत देश बन रहे हैं, धीरे धीरे हमारा उदय हो रहा है, तो समझ में भी आता है कि हर देश हमारे साथ में अच्छे संबंध रखना चाहेगा, बट नेवी की फील्ड में खास तौर पे आप ये काम क्यों करना चाहते हो? तो उसका जवाब यह है कि अगर इंडिया से लॉजिस्टिक सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा और बाकी जो भी ज़रूरतें हैं अगर हिंदुस्तान से पूरी होती रहेंगी तो इसकी मदद से यूनाइटेड किंगडम इंडो पैसिफिक का जो रीजन है इस पूरे के पूरे रीजन में लंबे वक्त तक अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है, और वो खास तौर पे अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉयड रखना चाहता है। ठीक है जी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यहाँ पर डिप्लॉय रखना चाहता है। इसकी मदद से वो इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ में और बाकी उसके जो एलाइज हैं फ्रांस हो गया, बाकी सबके साथ में चाइना के खिलाफ, या खिलाफ नहीं कहना चाहिए, चाइना को कंटेन करने के लिए वो जो भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो करना चाहते हैं, बट उसमें वो इंडिया से अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी मदद पड़ जाए, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए हमारे साथ में कोऑपरेशन वगैरह बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग भी इनकी मदद तो कर ही रहे हैं। इसमें हमारा इसमें फ़ायदा यह है कि अगर यूनाइटेड किंगडम लंबे वक्त तक यहाँ पे अपना इंडो पैसिफिक में डिप्लॉयमेंट रखेगा तो फिर चाइना के ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा। चाइना के ऊपर प्रेशर इस तरह से बना रहेगा कि
भारत अकेला ऐसा देश नहीं है यहाँ पर जो ऑपरेट कर रहा है तो उससे अकेले आपको उलझना पड़ जाए किसी बात पे। यूनाइटेड किंगडम के भी जहाज़ मौजूद हैं, अमेरिका वालों के भी जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी भी जो छोटे छोटे देश हैं उनकी भी नेवीज़ वगैरह मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना भी जो है फिर प्रेशर में आएगा और वो उस तरीके की दादागिरी जो वो आसपास के छोटे देशों पर करता है जनरली नहीं कर पाएगा। यार हमारे साथ तो उसका कोई अगर शोडाउन होता है तो हम मानकर चल रहे हैं कोई हमारी मदद वदद को नहीं आने वाला, हमें खुद ही उससे उलझना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर अपनी तैयारियां भी करनी है, हम कर भी रहे हैं। बट फिर भी अगर कोई हेल्प हो जाती है, कोई मदद पड़ जाती है तो ठीक है, उसकी व्यवस्था रखने में या उसकी उम्मीद रखने में कोई गलत बात तो नहीं है। तो लंबे डिप्लॉयमेंट यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे अपना रख सके पैसिफिक ओशियन में या फिर इंडो पैसिफिक में अगर बात में, ताकि चाइना को जो है कंटेन किया जा सके, चाइना को ये इंश्योर किया जा सके कि वो ताइवान के ऊपर हमला ना कर दे, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, उनको ना दबाने की कोशिश करे या किसी और तरीके की कोई हरकत ना करे। और अगर करता है तो फिर उसको ये ध्यान रहे कि भारत अकेला यहाँ पर जो है नहीं खड़ा, यूनाइटेड किंगडम भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वियतनाम भी है। तो काफ़ी सारे देश हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं और चलें ठीक है, चाइना भी अपने आप में एक ताकतवर देश है, बट अब इतना भी नहीं है कि 8-10 देश एक साथ आपके खिलाफ आके खड़े हो जाएं तो उन सब के खिलाफ आप जो है अकेले लड़ लो। प्लस व्यापारिक हित भी जो है वो भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमारे लिए भी ये चीज़ जो है फ़ायदे का सौदा है कि अगर यूनाइटेड किंगडम और या फॉर दैट मैटर फ्रांस हो गया या कोई भी देश यहाँ पे अपने डिप्लॉयमेंट्स वगैरह अगर रखता है, चीन के ऊपर प्रेशर बनाने में इससे अपने को मदद मिलती है। तो इसके चलते हम लोग भी इनकी जो मदद है यहाँ पर कर रहे हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें अपने काम का और कुछ नहीं है। इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की एग्रीमेंट है इसके तहत में दो देशों के बीच में अगर वो होता है तो उससे क्या होता है। तो जवाब हो जाएगा दोनों देश एक दूसरे को जो लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट है एक तो वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉजिस्टिक क्या होता है और उसका सपोर्ट का क्या मतलब वो मैंने आपको समझा दिया। सप्लाईज देने को तैयार हो जाते हैं, सर्विस देने को तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलकर इस तरीके के ऑपरेशन वगैरह करते हैं। जनरली ये सारी हरकतें की इसलिए जाती हैं क्योंकि इससे अपने कोई ना कोई हित सध रहे होते हैं, बट जनरली हर आदमी किसी का फायदा उठाना चाहता है। यूनाइटेड किंगडम वाले हमारा उठा रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उनका उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुनिया इसी तरह से चलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये स्पेसिफिकली यूके वालों की हम लोग मदद क्यों कर रहे हैं या फिर ये हमारी मदद क्यों ले रहे हैं, दोनों बातें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। चलें, इस न्यूज़ में इससे ज़्यादा और कुछ काम का नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि मेंस में ये अपने लिखने में खास तौर पे काम में आ सकता है कि एक तो अपने को एक मजबूत नेवी क्यों रखनी है, चाइना को लेके वो अपन ने बता दिया, और बाकी इन सारे देशों के साथ में रिश्ते वगैरह करने में ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं ये अपने बहुत काम आ सकते हैं। इनकी मदद से भी अपन लॉन्ग टर्म में चाइना को कंटेन कर सकते हैं। ये बात जो है आप अगर सिक्योरिटी के ऊपर कुछ लिखने के लिए आती है बात तो उसमें आप कोट कर सकते हो, और ये आपके आंसर में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसको आप हाईलाइट करके इनफैक्ट लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एग्जामिनर आपका इसकी वजह से आपसे खुश हो जाएगा। चलें, तो ये न्यूज़ भी हो गई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। अब नेक्स्ट समाचार में हमको बात करनी है स्टारलाइनर के बारे में। स्टारलाइनर एक स्पेसक्राफ्ट है और इसको बोइंग कंपनी ने बनाया है। अब बोइंग का नाम आपने सुन रखा होगा। बोइंग जनरली एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती है, प्लेन्स वगैरह बनाती है, मगर इस बार इन लोगों ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाकर तैयार किया है, अंतरिक्ष यान बनाकर तैयार किया है। अब समाचार यह है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट जिसको बोइंग ने बनाया है, जिसका नाम स्टारलाइनर है, ये बहुत जल्दी अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट लेने वाला है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर ये अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इसके पहले ये 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स ले चुका है, यानी कि 2 बार ये अंतरिक्ष में जाकर आ चुका है, मगर तब ये अपने साथ में किसी मनुष्य को, किसी एस्ट्रोनॉट को लेकर नहीं गया था। अब ये पहली टेस्ट फ्लाइट लेने वाला है और कायदे से देखा जाए तो इसकी तीसरी टेस्ट फ्लाइट होगी है, मगर पहली टेस्ट फ्लाइट रहेगी जिसमें ये मनुष्यों को या फिर एस्ट्रोनॉट्स को अपने साथ में अंतरिक्ष में लेकर जाने वाला है। तो ये जो है समाचार है, स्टारलाइनर नाम का स्पेसक्राफ्ट बोइंग के द्वारा बनाया गया अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट ले रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ये स्पेस में जाएगा। ये समाचार इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाने वाले हैं उसमें भारतीय मूल की एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम सुनीता विलियम्स है, ये भी जो है अंतरिक्ष में जाएंगी। फोटोग्राफ देखिए इसकी कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का ये नज़र आता है। ये ऊपर का जो हिस्सा है इतना इतना जो है ये इसका पूरा मॉड्यूल है, इतना इतना हिस्सा स्पेस में जाएगा, बाकी सारा रॉकेट है। ये इसको लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर प्रोमिनेंटली सिर्फ इतना हिस्सा जो है स्पेस में जाना है। तो ये अपने साथ में 2 एस्ट्रोनॉट्स को बैठा कर लेकर जा रहा है। एक का नाम मैंने आपको बताया सुनीता विलियम्स है और एक और कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट है। इन दोनों को बैठा कर ये अपने साथ में लेकर जाएगा। पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट एक रॉकेट के ऊपर रखकर लॉन्च किया जा रहा है।
रॉकेट जब इनको फाइनली अंतरिक्ष में ले जाएगा तो फिर वहाँ से रॉकेट हट जाएगा, अलग हो जाएगा और फिर ये स्पेसक्राफ्ट आगे का सफ़र अपना खुद तय करेगा। अब इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन ये है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर लो अर्थ ऑर्बिट में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ तक इसको लेकर जाना है। वहाँ पर ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स कुछ दिन तक रुकेंगे और उसके बाद में इनको लेकर फिर धरती पर वापस भी आना है। ठीक है जी। पूरा मिशन क्या है, ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है स्टारलाइनर, ये क्या करने वाला है, 3 काम करेगा। सबसे पहले तो लॉन्च होगा यहाँ से और एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जाएगा। स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनको छोड़ेगा। वहाँ पर वो लोग लगभग 1 हफ्ता या 7 से 8 दिन बिताएंगे और उसके बाद में उनको लेकर फिर से वापस धरती पर आएगा, बैक टू अर्थ। ठीक है जी, बैक टू अर्थ, ये धरती पर उनको लेकर वापस भी आने वाला है स्टारलाइनर। तो ये इतना काम करेगा इसके पूरे मिशन में। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया, ये यानी कि स्पेस में चला गया, स्पेस में जाके उसने उनको लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली छोड़ दिया, वहाँ पर फिर उन्होंने जो भी 7-8 दिन बिताने हैं बिता लिए और उसके बाद में फिर वो वापस लौट कर धरती पर आ गए। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इसके सक्सेसफुल होने के साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिनके पास में ये क्षमता है, जिनके पास में 2 स्पेसक्राफ्ट्स हो जाएंगे जिनमें ये क्षमता है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं। आज की तारीख में लगभग जितने भी ऐसे देश हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जा सकते हैं, सबके पास में एक-एक स्पेसक्राफ्ट ही है। मगर जैसे ये वाला स्टारलाइनर अपना सक्सेसफुल होता है तो वैसे यूनाइटेड स्टेट्स वालों के पास में ऐसे 2 स्पेसक्राफ्ट्स हो जाएंगे जो किसी भी वक्त जब वो चाहते हैं मिशन मोड पे तो उनके एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जा सकता है और वापस लेकर भी आ सकता है। अभी जो स्टारलाइनर है इसमें प्रोमिनेंटली 2 हिस्से हैं, एक तो क्रू कैप्सूल है और एक सर्विस मॉड्यूल है। एक बार मैं आपको फोटोग्राफ फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये क्रू कैप्सूल है और उसके नीचे का हिस्सा जो है वो आपका सर्विस मॉड्यूल है। इतना इतना हिस्सा जो है इसमें आपके एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाने वाला है, इतना इतना हिस्सा आपका क्रू कैप्सूल और ये जो नीचे वाला दिख रहा है वो सर्विस सर्विस मॉड्यूल। क्या होते हैं समझते हैं। तो एक तो ये क्रू कैप्सूल हो गया, दूसरा सर्विस मॉड्यूल हो गया। क्रू कैप्सूल वो हिस्सा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर ये लेकर जाने वाला है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित तौर पर रखकर ये स्पेस में लेकर जाएगा। एंड जब इनको वापस लौट कर आना है तब जो री एंट्री होती है अंतरिक्ष से आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उस री एंट्री को भी यही सरवाइव करेगा और यही जो है वापस लेकर भी जो है धरती पर एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आने वाला है। तो ये जो आपका एयरक्राफ्ट है स्टारलाइनर, इसके जो 2 हिस्से हैं क्रू कैप्सूल और सर्विस मॉड्यूल, उसमें क्रू कैप्सूल बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठकर ही अंतरिक्ष में जाएंगे और जब वापस लौट कर आना है अंतरिक्ष से धरती पे तो सबसे पहले आपको अंतरिक्ष से अर्थ के एटमॉस्फेयर में लौटना पड़ता है। इसको बोला जाता है री एंट्री। री एंट्री अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं कि जटिल किस्म की प्रक्रिया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। तो उस इंजीनियरिंग फिर आपको इस हिसाब से रखना पड़ती है स्पेसक्राफ्ट की कि भाई वो इस री एंट्री को बर्दाश्त कर जाए, सर्वाइव कर जाए। तो ये जो क्रू कैप्सूल वाला हिस्सा है स्टारलाइनर का, इसको इस तरह से बनाया गया है कि जब ये धरती पर वापस एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आएगा तो इस री एंट्री की पूरी प्रोसेस को ये सर्वाइव करेगा और यही जो है अल्टीमेटली फिर ग्राउंड पर लौटेगा और इसी में आपके जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वापस लौट कर आने वाले हैं। फिर से समझ लीजिए, स्टारलाइनर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्रू कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को बैठाया जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा और इसी में ये लोग अंतरिक्ष में जाएंगे। जब इनको वापस लौट कर आना है अंतरिक्ष से तो अंतरिक्ष से वापस लाने की जिम्मेदारी भी इस क्रू कैप्सूल वाले हिस्से पर ही लागू होती है। और जब अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटा जाता है तो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक री एंट्री। बड़ी जटिल प्रक्रिया है, काफ़ी इसमें फ्रिक्शन और एनर्जी जनरेट होती है। उस प्रक्रिया को सर्वाइव करने के लिए इसको बनाया गया है और उसके बाद में सेफली अपने दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ये ग्राउंड पे वापस लेकर लौट आएगा। दूसरा जो हिस्सा है इसमें क्रू कैप्सूल के साथ में सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में वो सारे के सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स लगाए गए हैं जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लाइफ सपोर्ट दिया जा सकता है। ऑक्सीजन हो गया, प्रॉपर प्रेशर वगैरह वहाँ पर जो मेंटेन करना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें जो करना पड़ेंगी जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स जितना टाइम तक स्पेस में इस क्रू कैप्सूल में रहेंगे तब तक जिंदा रह सकें, उसके लिए जितना भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगता है वो सारा का सारा इसमें रहेगा। और ये जो है वो रीयूजेबल नहीं रहने वाला, इसका एक ही बार इस्तेमाल होगा जब ये स्पेस में को लेकर जाएगा। वापस लौटने के वक्त में ये हिस्सा जो है वापस धरती पर लौट कर नहीं आएगा। सर्विस मॉड्यूल को आपको स्पेस में ही छोड़ना पड़ेगा या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही आपको इसको वहाँ पर जो है रहने देना है। ये रीयूजेबल नहीं है। आपका जो सिर्फ क्रू कैप्सूल वाला हिस्सा है वही रीयूजेबल है।
अब स्टार लाइनर जो है वैसे तो इसकी क्षमता इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स को बैठाने की है, यानी कि जो क्रू कैप्सूल वाला हिस्सा है इसमें कुल मिलाकर 7 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं, बट फिलहाल ये सिर्फ 2 के साथ में टेस्ट किया जा रहा है। एक बार जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में 7 या फिर 7 एस्ट्रोनॉट्स को भी लेकर जाया जा सकता है, और बाद में शायद इससे ज़्यादा बेहतर किस्म के एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं इसी इंजीनियरिंग के साथ में, जो 7 की जगह 10 या 17 लोगों को लेकर जा सके। तो वो तो खैर आपका साइज़ बढ़ाने की बात है, वो मैटर नहीं करता। मगर कुल मिलाकर 7 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाने की इसमें क्षमता है, हालाँकि ये सिर्फ़ 2 को लेकर जा रहा है। अब ये तो ख़ैर ये पूरी बात हो गई कि स्टार लाइनर क्या है, किसने बनाया है, ये एक मिशन है और ये मिशन जो है स्पेस में जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। सवाल उठता है स्टार लाइनर ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है? बोइंग से आखिर नासा वालों ने ये स्पेसक्राफ्ट बनवाया क्यों? और बनवाने के बाद में उसके साथ में फिर ये स्पेस में क्यों लेकर जा रहे हैं? नासा वाले खुद भी तो बना सकते थे। तो ये सारा का सारा जो ये स्टार लाइनर का मिशन है, इसका पर्पस क्या है, किस औचित्य से ये सारी की सारी प्रक्रिया करवाई जा रही है, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो कहानी यह है कि 2011 में नासा वालों ने अपना जो स्पेस शटल का प्रोग्राम है, स्पेस क्राफ्ट बनाने का प्रोग्राम है, इसको बंद कर दिया। इन्होंने ये बोला कि ऐसे स्पेस क्राफ्ट बनाना जिसमें बैठाकर हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जा सकें, फिर उनको वापस लेकर आ सकें, एक तो ये बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अब हमारी कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई है, हम दूसरे अपने मिशंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। हमारा जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा स्पेस शटल प्रोग्राम के ऊपर खर्च हो रहा है और इसमें अब हमको खास इंटरेस्ट रह नहीं गया है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है हमें। तो ये बोलकर इन्होंने अपने बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए उन्होंने बोला कि हम ये सब नहीं करेंगे। उन्होंने उठा के ये जो आपका स्पेस शटल का प्रोग्राम है इसको शट डाउन कर दिया 2011 में। 2014 में नासा ने 2 लोगों को या 2 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए। एक कंपनी थी बोइंग और दूसरी कंपनी थी स्पेस एक्स। इनको कॉन्ट्रैक्ट ये दिए कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लाना ले जाना जो है, इसका अब जो इसका काम हमने तो बंद कर दिया, मगर ठेका हम तुमको दे रहे हैं। तुम अपने इस तरीके के एयरक्राफ्ट डेवलप करो जिसमें तुम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर स्पेस में लेकर जा सको और वापस लेकर आ सको। इस तरीके से बनाओ कि ये पूरा लाने ले जाने की प्रक्रिया में तुम्हें भी फायदा हो सके। जितने में तुमने बनाया है, जितने में तुम लेकर जाओ, जितने में तुम लेकर आओ, वो सारी कॉस्ट और उसकी सारा करने की जो फीस तुम हमसे लोगे, उसका जो भी हिसाब किताब बैठे तो तुम प्रॉफिट में रहो। इस तरीके से अपना जो भी है बना लो। तो सारा जो भी बातचीत हुई उसके बाद में उन्होंने बोइंग को और स्पेस एक्स को बोला कि इस तरीके के स्पेस क्राफ्ट बनाओ और इससे फिर अपना तुम खाओ कमाओ, और हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को लाने ले जाने की जो जिम्मेदारी है इससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद से स्पेस एक्स वालों ने तो अपना एक जो है वो इस तरीके का रॉकेट या फिर स्पेस क्राफ्ट बना लिया है जिसका नाम है ड्रैगन क्रू, और इसकी मदद से वो 13 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर जा चुके हैं और लेकर वापस आ चुके हैं। और इससे स्पेस एक्स वालों ने जमकर पैसा कमाया है और इलॉन मस्क जो है इसके चलते दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन गया। इनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा हो गई है। इनको दूसरी स्पेस एजेंसी से भी फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, दूसरा पैसा इतना इकट्ठा हो गया कि और भी कई सारी चीज़ों में सामने वाले ने पैसा लगा दिया, ट्विटर खरीद लिया और 10 तरीके की चीज़ें हैं। मगर प्रोमिनेंटली स्पेस एक्स ने जो अपना नाम बनाया और जो जमकर पैसा कमाया, उसके पीछे ये 13 मिशंस बहुत जिम्मेदार हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये लोग अपने ड्रैगन क्रू कैप्सूल की मदद से लेकर गए। अब स्टार लाइन वाले भी जो है वो भी लगे हुए थे कि अपना स्पेस क्राफ्ट वगैरह बना लें, बट इसमें एक तो उनको टाइम लग गया, फिर कोविड आ गया और 10 तरीके की चीज़ें हो गई। बोइंग वाले जो है ये इसमें लगे हुए थे। तो फाइनली अब इन्होंने अपना जो है स्टार लाइनर बनाकर तैयार किया है और इसको अब ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। 2 हालांकि ये इसके टेस्ट मिशन ले चुके हैं, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मैन थे, अब ये मनुष्यों को लेकर जा रहे हैं। अगर ये एक बार सक्सेसफुल हो गया तो फिर ऐसी कंडीशन में अब स्पेस एक्स और बोइंग दोनों जो हैं फिर इनके पास में ये क्षमता आ जाएगी कि वो अपने लोगों को लेकर स्पेस में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो नासा वाले फिर करेंगे ये कि इनको एक के बाद एक के बाद एक जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक बार स्पेस एक्स वालों के जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बार बोइंग वालों के स्टार लाइनर का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका स्पेस एक्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर बोइंग वालों का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से इनका प्लान ये है कि आने वाले अगले 10 सालों तक, जब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिकमीशन नहीं किया जा सकता, जितनी भी बार मनुष्यों को वहाँ पे लाने ले जाने का काम करना है, ये स्टारलिंक ये जो आपका स्टारलिंक बोल रहा हूँ मैं, स्पेस एक्स और बोइंग वाले जो जहाज़ हैं इनकी मदद से करवाया जाए, अपना पैसा इसमें खर्च करने से बचाया जाए। इस तरीके के एक्सपीडिशन जनरली 6-6 महीने तक लॉन्च करते हैं, तो दोनों के पास में प्रिपरेशन का भी मौका मिल जाएगा। यानी कि लेट्स से अगर जनवरी के महीने में आपको किसी साल में कोई एक्सपीडिशन कराना है तो स्पेस एक्स वालों से करवा लो। उसके 6 महीने के बाद जुलाई के महीने में अगर आपने कोई एक्सपीडिशन करवाना है तो फिर वो बोइंग वालों से करवा लो।
अब दिसंबर के महीने में अगर फिर आपने एक एक्सपेडिशन करवाना है तो स्पेस एक्स वालों को पहले से पता है ये अपन करेंगे, तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दिसंबर जनवरी के बाद फिर अगले जून जुलाई में जो आपको करवाना होगा उसको फिर बोइंग वालों को पता है कि अपन करेंगे, तो वो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों को खाने कमाने का मौका भी मिलेगा, दोनों जो है अपना यहाँ से पैसे वगैरह भी बना सकते हैं और सक्सेसफुली मिशंस वगैरह लॉन्च करवाने की जो जिम्मेदारी है इनके ऊपर डालकर नासा अपना कह सकते हैं नासा अपनी कोई कई जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दूसरे जो फर्दर स्पेस रिसर्च हैं उसके ऊपर फोकस कर सकता है। तो सबके सब फायदे में हैं, सब जो हैं इसमें खा कमा रहे हैं और सबकी पांचों उंगलियां घी में हैं, और सर भी जो है वो घी के के डब्बे के अंदर है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में मिशन वगैरह परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये तो हो गई अपनी न्यूज़। अब इसमें से सवाल किस तरह से बनेंगे, तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि स्टार लाइनर जो रिसेंटली न्यूज़ में है वो क्या है, तो जवाब है स्पेसक्राफ्ट है। दूसरा कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो किसने बनाया है, जवाब हो जाएगा बोइंग ने बनाया है। क्यों खास है, क्योंकि इसने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट ली है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को ऑन बोर्ड लेकर गया। एक और क्वेश्चन सुनीता विलियम से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम जो भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट है वो रिसेंटली अभी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी, तो उसका नाम बता दीजिए। जवाब हो गया स्टार लाइनर। किसने बनाया था, जवाब हो गया बोइंग। ठीक है जी। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से वो ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, या फिर अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, इसका जवाब है ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है अर्थ के चारों तरफ। 200 से 300 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर के बीच में जितने भी आप एलिप्टिकल ऑर्बिट बना सकते हो अर्थ के चारों तरफ, जिसमें सैटेलाइट या फिर किसी भी स्पेस स्टेशन को पुट अप किया जाता है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। अपना जो गगनयान मिशन होने वाला है इसमें अपन लोग भी अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इसी तरीके की एक लो अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे 6-7 दिनों के लिए, और उसके बाद उनको लेकर वापस आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। इसके बाद में एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि किसी भी एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में जिसकी मदद से आप या तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जा रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर ये स्टार लाइनर के ऊपर ही बन गया कि स्टार लाइनर जो रिसेंटली अभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया है इसके कितने पार्ट्स हैं, तो अपने को याद रखना है इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो क्रू कैप्सूल है, दूसरा सर्विस मॉड्यूल है। क्रू कैप्सूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं, सर्विस मॉड्यूल जो बाकी सारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। खास बात क्या है, क्रू कैप्सूल वो हिस्सा है जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाता भी है और वापस लेकर आता भी है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। और आज की तारीख में अगर ऐसा पूछा जाए कि वो कौन कौन सी प्राइवेट प्लेयर्स हैं या वो प्राइवेट कंपनीज हैं जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जा सकती हैं या लेकर वापस आ सकती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर जाती हैं या वापस लेकर आती हैं, किसके पास में कैपेबिलिटीज़ हैं, तो जवाब हो जाएगा दो के पास में। एक के पास में स्पेस एक्स और दूसरा है अभी अगर इसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में हो जाएगा बोइंग। स्पेस एक्स का जो मॉड्यूल है जो लेकर जाता है उसका नाम क्या है, उसका जवाब हो जाएगा ड्रैगन क्रू। और ये वाला अगर कामयाब होता है बोइंग वालों का तो इसका तो फिर ये हो जाएगा आपका स्टार लाइन। इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। और एक लास्ट वाला कि एक जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन है वो जनरली कितने वक्त तक लास्ट करता है, जवाब है 6 महीनों तक लास्ट करता है। एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब डिकमीशन होना है, तो इसका जवाब हो जाएगा अराउंड 2035-36 के आसपास में इसको डिकमीशन करने का प्लान है। 2040 के पहले पहले तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिकमीशन कर दिया जाएगा। और सारे लोग लगे हुए हैं जो स्पेस के प्लेयर्स हैं कि इसके पहले पहले अपना खुद का जो है स्पेस स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि उसके बाद पता नहीं है कि आगे फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खत्म होने के बाद में फिर अब आगे क्या व्यवस्था रहने वाली है स्पेस स्टेशन की। चाइना अपना बनाने में लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स अपना बनाने में लगा हुआ है, हमारी भी कोशिश है कि हम अपना बना लें। तो देखते हैं कि सब लोग अपने अलग अलग बनाएंगे या फिर सब साथ में इकट्ठे होकर एक बड़ा स्पेस स्टेशन बनाकर तैयार करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। उसके बारे में अपन लोग फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें अपने काम को और कुछ नहीं है, बढ़ते हैं आगे। तो इसी के साथ में आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। 5 जून 2024 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसमें अपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और समाचार था नहीं, जितने भी थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 6 जून 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मगर ऑब्वियस ही बात है वो सारी चीज़ें अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है उनसे भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, उनसे भी इसे शेयर करें एंड इस वेंचर का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेहनत करते रहें, लड़ते रहें, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, किसी भी तरीके की वीकनेस, इन्फीरियॉरिटी और इस तरह से कहना चाहिए हताशा को अपने ऊपर बिल्कुल बलवत
ना होने दें, बिल्कुल अपने ऊपर प्रोमिनेंस ना दें। लड़ते रहें, मेहनत करते रहें, चलते रहें। क्यों? क्योंकि समर शेष है। द वॉर इज़ येट नॉट ओवर। कीप फाइटिंग एंड विन इट। थैंक यू। जय हिंद।